10 तारीख का नोटिस 19 तारीख को दिया गया, जिसमें कहा गया कि सुबह तक खाली कर देना चाहिए। सुबह जब हमारे फेमस चीफ मिनिस्टर के भाई एसपी दरांग वहां पर पहुंचे तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि आपके ऊपर हम गोलियां चला देंगे, स्ट्रेट गोलियां चलाएंगे, आपको इस इलाके को खाली करना होगा। हेलो एंड वेलकम टू एशिया विन हिंदी। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है और मैं यहाँ दिल्ली के प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की जानी है। असल में जो पिछले दिनों असम में हिंसा हुई थी, वहाँ पुलिस की गोली से आरोप है कि 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक मईनुल हक थे, जिनका काफ़ी वीडियो भी वायरल हुआ था। उनके ऊपर गोली चलाती हुई पुलिस नज़र आ रही थी। उसी को लेकर एक फैक्ट फाइंडिंग टीम यहाँ दिल्ली से वहाँ असम के दरांग ज़िले में गई थी और उन्होंने वहाँ जाकर उन पीड़ितों से बात की और जो पूरा मसला था उसको समझने की कोशिश की। और यहाँ आज उसी के बिहाफ में एक दिल्ली के प्रेस क्लब में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की जा रही है। इसको गोली मारी जा रही है, लेकिन लगातार गोलियां चल रही हैं और फिर एक शख्स दौड़ता हुआ दिखाई पड़ता है कैमरे की तरफ आता हुआ और फिर पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे गोली मार दी जाती है सीने पर। वह गिरा हुआ दिखाई पड़ता है और फिर एक फोटोग्राफर बार बार उस पर कूदता है, जिस फोटोग्राफर को पुलिस बहुत ही दुलार से हटा के ले जाती है और बाद में एक पुलिस वाला उसे छाती से लगाता है, गले लगाता है और छाती से लगाता है। ये 1 मिनट 14 सेकंड का वीडियो है और इस पर वरिष्ठ सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी एनसी अस्थाना ने वायर में जो लेख लिखा उसमें उन्होंने यह पूछा कि मैं उस फोटोग्राफर की बात नहीं करना चाहता हूँ, यानी विजय बानिया की बात में नहीं करना चाहता हूँ, जो उस गिरे हुए शख्स पर बार बार कूद रहा है। मैं उसकी क्रूरता की बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस जिस तरह गोलियां चला रही थी उसका आधार क्या था। जिसके तहत 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके सिवा हमारे पास 7 वकीलों की एक टीम जो गुवाहाटी हाई कोर्ट के वकील थे और पत्रकारों की एक टीम जिसमें कुछ दिल्ली के पत्रकार और कुछ आसाम के पत्रकार थे। हम लोग वहाँ पर गए सिपाझार इलाके में, दरांग डिस्ट्रिक्ट के सिपाझार इलाके में धौलपुर का जो गांव के नाम से जो गांव है, तो उस इलाके में हम वहाँ पर गए। 2 दिनों के भीतर उन सब लोगों को वहाँ से हटा दिया गया। अब अगर आप जाएं वहाँ पर तो वहाँ पर ट्रैक्टर्स और जेसीबी चला दी, इस तरह से चलाई गई है कि आपको वो कोई नाम और निशान नहीं लगेगा कि यहाँ पर कभी इंसान रहा भी करते थे। और हम में से जो दिल्ली, बम्बई या जो बड़े शहर में रहने वाले लोग हैं, अगर हम में से कोई लाखों रुपए महीना भी किसी को दिया जाए तो वो कोई उस इलाके में रहने को तैयार ही नहीं होगा, जहाँ पर पहले आपको 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर अंदर चलना पड़े, पैदल चलना पड़े, फिर नाव से क्रॉस करना पड़े, फिर दूसरी नदी आपको पैदल क्रॉस करना पड़े। इट्स लाइक अ ओपन जेल। वहाँ पर लोग रह रहे हैं और वो लोग जो लोग 1965 से 1965 से वहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। और हम सबको पता है कि आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा का 4 एरिया है, जो रिवर बेड है, जिस तरह से ब्रह्मपुत्रा अपना फ्लो चेंज करती है, अपनी धारा बदलती है, तो उस तरह से कई इलाके ऐसे हैं जो 4 के इलाके कभी नदी में रहते हैं, कभी नदी 4 के इलाके नदी में बदल जाते हैं, कभी नदी के इलाके 4 में बदल जाते हैं। और वो पूरी एक बेल्ट है जो धोबरी और ग्वालपाड़ा से लेकर अपर आसाम तक जाती है, जिसके किनारे बस्तियां हैं लोगों की और लोग रह रहे हैं। 1965 से लोग धौलपुर के उस इलाके में रह रहे हैं। धौलपुर 1, धौलपुर 2 एंड धौलपुर 3, ये 3 इलाके हैं। धौलपुर 1 से एविक्शन हुआ है, जहां पर ये गोली चली और लोग मारे गए। धौलपुर 2 में नोटिसेस हैं और धौलपुर 3 में भी नोटिसेस हैं। ये वो इलाके हैं जिनमें 1965 से लोग रह रहे हैं। 1970 से उन्होंने वोट कास्ट किए हैं, उनके पास सरकार के आधार कार्ड हैं। धौलपुर 1 में, जहाँ की मैं बात आपको बता रहा हूँ कि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको कोई नामो निशान नहीं मिलेगा, खेत मिलेगा, लेकिन एक बिल्डिंग है।
वो बिल्डिंग उस स्कूल की है जो तकरीबन 1980 से वहां पर मौजूद है, और 1980 से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, चुनाव आयोग का वहां पर पोलिंग स्टेशन रहता रहा, और लोग वहां पर उसी गांव में वोट डालते रहे। रातों रात वो अचानक जो है अतिक्रमण बताया जाने लगा, कब्जा बताया जाने लगा। वो लोग जो 1965 से रह रहे थे, कहा गया कि ये लोग जो है इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जो भी चीजें हैं, और उनको सुबह सुबह बुलडोज कर दिया, जिसके नतीजे में लोगों ने कहा कि हिंसा नहीं हो, हम ये इलाका खाली कर देते हैं। उसके बाद लोग वापस आए, आई विटनेसेस हैं, टेस्टिमनीज हैं, रिपोर्ट में भी आपको टेस्टिमनीज मिलेंगी। लोगों ने कहा कि हम अपने पास उठा रहे। मोइनुल हक, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि मोइनुल हक ने, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि वो डंडा लेकर दौड़ता हुआ आया। अब जाहिर सी बात है कि कोई डंडा लेकर अगर AK-47 राइफल के सामने दौड़ता आया है, तो या तो वो पागल होगा या उसके पीछे कोई बैकग्राउंड होगा। तब हमने वहां के उसके घर वालों से, उसके गांव के लोगों से पूछा कि इतना ओवर इमोशनल आदमी कोई कैसे हो सकता है जो कि AK-47 के सामने डंडा लेकर आए। तो लोगों ने बताया कि वो आगे की तरफ अपना सामान उठा रहा था, और पीछे से पुलिस वाले घुसे हैं और उसके घर के लोगों की पिटाई करनी शुरू करी। और उसकी भांजी, जिसका तस्वीर भी आपको मिलेगा, उसकी भांजी का पुलिस वालों ने जब हाथ तोड़ दिया और उसके घर के सामान को तोड़ने लगे, तब वो डंडा लेकर बाहर निकला, जिसको एक साथ 5 पुलिस वालों ने लगातार फायर किए और मार डाला। इविक्शन एक चीज होती है, इस इविक्शन में जो घृणा, जो नफरत का सबूत आपको मिलेगा, वो विजय बाड़िया के एक्शन से मिलेगा। अगर आपको इविक्ट करना है, एक गरीब परिवार को इविक्ट करना है, भैया हमने दिल्ली की सड़कों पर भी स्लम ड्वेलर्स की इविक्शंस देखी हैं। कभी ये नहीं देखा कि उनकी जो बिलोंगिंग्स हैं उन पर स्टेट मशीनरी आकर आग लगाती। ये इविक्शन है कि घृणा है? कोई स्टेट के साथ आकर के एक मरते आदमी की लाश पर कूदता है, वो कौन से जीवित लोकतंत्र में मंजूर है? जिहादी, यूपीएससी जिहादी, काउ स्मगलर, नेशनल, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर, टर्माइट यानी दीमक। अब जब बांग्लादेशी, आउटसाइडर, इन्फिल्ट्रेटर सब नाकामयाब हो गया, क्योंकि बहुत से मुसलमानों का नाम एनआरसी की फेहरिस्त में आ गया, अब ये नया इंक्रोचर्स। Look at the list of names that a communal politics is creating for its own citizens. We have crossed a Rubicon. एक लकीर हम पार कर गए हैं, जहां हत्यारे, जहां मेरे घर को ध्वस्त करने वाले एक कोई मॉब नहीं है, कोई गुंडे नहीं है। It is my chosen state government. मोइनुल हक के साथ जो हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। आज ही के दिन लखीमपुर खीरी में जो हुआ है, पहले जो हरियाणा में हुआ है, जहां डीएम कहता है कि उनकी सर फोड़ दो अगर नजदीक आ जाए, तो मुझे ये लगता है that we are becoming increasingly not only a violent society but a violent administration. The rule of law has been replaced with the rule of the danda or the rule of the gun. मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा से भी मुलाकात की, तो उसमें जो कुछ इशू हुआ था उसको उठाया गया। एक बात जो बहुत स्ट्रेंज लगी वो ये थी कि उस घटना पर वो खेद तो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ साथ उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो पुलिस पे एक्शन के सिलसिले में कोई बात कर रहे हैं। वो फोटो जर्नलिस्ट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लैंड इंक्रोचमेंट के बारे में तो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन जब भी पुलिस के रोल पर बात की गई
तो यही बात कही गई कि नहीं देखिए पुलिस ने तो सेल्फ डिफेंस में ये चीज़ की। और बार बार वो ये बात करते रहे कि कुछ लोग थे जिन्होंने लोगों को भड़काया और उसकी वजह से ये सारी घटना हुई। और हम कंटिन्यूस उनको ये पूछते रहे कि लोगों ने भड़काया, ये बात तो आप कह रहे हैं, लेकिन पुलिस को किसने भड़काया कि वो अनआर्म्ड सिविलियंस पर, निहत्थे लोगों पर गोली चलाए? इसका कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। चांद महमूद जो सन ऑफ फजल अली है, 13 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है। वो 17 साल के बच्चे को बुलेट यहां से कंधे से छीलती हुई निकल गई। और एक दूसरा आदमी है जो है असमत अली और एक सरफुद्दीन, ये 3 लोग ऐसे हैं वहां पर जिनके बुलेट अंदर नहीं गई थी बॉडी में, बल्कि बुलेट छीलते हुए साइड से निकल गई थी। तो 27 तारीख को पुलिस ने उनको हॉस्पिटल से जबरदस्ती डिस्चार्ज कराया और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उसके साथ साथ एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये भी है कि मोइनुल हक जो आदमी जिसको मारा गया, उसके बेटे अशरफुल हक को पुलिस ने बोला हुआ है कि रोज उसको सिपाझार पुलिस स्टेशन में अपीयर होना है। तो शाम के 7 बजे वो जिसका बाप मारा गया है वो रोज अपीयर होता है। लोगों से उनसे पूछा जाता है कि तुमने किस जर्नलिस्ट से बात करी, किस मीडिया वाले से बात करी और किस एक्टिविस्ट से बात करी। जहां तक मीडिया का एक सेक्शन या एक वर्ग ये कह रहा है कि पुलिस पे हमला हुआ, तो मोइनुल हक का डंडा हमने देख लिया। आखिरी बात मैं इस पे कंक्लूड करूंगा कि जो 13 साल का बच्चा जिसके गोली लगी गर्दन पर और वो अपना आधार कार्ड लेने के लिए गया था और आधार कार्ड लेकर वापस आ रहा था, उसको एक स्कॉलरशिप मिली थी जिसमें आधार कार्ड सबमिट करना कंपलसरी था। इसलिए वो पोस्ट ऑफिस से आधार कार्ड बना था उसको लेकर आ रहा था, तो उसको उस भीड़ में उसको पुलिस ने गोली मारी। तो 13 साल का बच्चा कभी रेजिस्ट नहीं करता है। उसकी इमेजेस देख के भी आपको लगेगा। और उसके फादर और मदर उस दिन से बेड पे हैं, जिनका इलाज चल रहा है कि वो उस शॉक को बर्दाश्त नहीं कर पाए। फोटो जर्नलिस्ट के बारे में बात करते हुए, इससे पहले कि हम लोग हिंदुत्व या हिंदू धर्म या इस मसले में कोई सवाल करते हैं, और हम में से किसी ने नहीं किया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खुद ये कहना शुरू किया कि देखिए इस घटना का और ये जो सारा चीज़ें हुई है फोटो जर्नलिस्ट की तरफ से, इसका हमारी विचारधारा से, हमारे धर्म से, हिंदू धर्म से और हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। और हम समझते हैं कि जब वो खुद आगे बढ़कर ये बात कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस रेडिकलाइजेशन को वो भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि बंगाली मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का वातावरण है वो इस हद तक चला गया कि लोग ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं। In this particular instance of these evictions, the rule of law is violated when people are not given adequate notice. The rule of law is further violated when the policemen go there with disproportionate force and use force disproportionately. We all have in law, in ordinary criminal law, what is called the right of private defense. You can defend your property, you can defend your life. Now, Moinul Haq at that particular point of time, or anybody else, was defending his property. Maybe he was wrong. Maybe when faced with lawful authority, he had to yield. But when that lawful authority is faced with him coming with a stick to attack, the use of guns and gunshots to the chest was certainly much in excess of the right of private defense. पिछली सरकार में काजीरंगा इलाके में और दूसरी जगह अतिक्रमण हटाने के नाम पर मुसलमानों को बड़े पैमाने पर उजाड़ा गया और अब यह एक नया सिलसिला चल रहा है। असम के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2 मौतें हुई, 3 मौतें हुई, कई लोग जख्मी हुए, कई अतिक्रमण हमने देखे भारत में कई जगह, अभी अरावली में भी आपने देखा। जब इस तरह की हिंसा की घटना होती है तो आमतौर पर सरकार अफसोस जाहिर करती है, आमतौर पर रुकती है। लेकिन इसके बाद जो पहला बयान मुख्यमंत्री का आया वो यह था कि हम तो जारी रखेंगे और हमें जनता का समर्थन प्राप्त होगा। असम मीडिया में और वहां जिस प्रकार की टिप्पणियां आ रही हैं
उनसे बहुत स्पष्ट है कि यह कोई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं है, यह बड़ी राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है और यह राजनीतिक परियोजना मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर टिकी हुई है। और इसको जनसंख्या कानून से जोड़कर देखिए, मुख्यमंत्री ने जो मंदिरों के 5 किलोमीटर के आसपास मांस खाने को लेकर प्रतिबंध लागू किया है, उसको लेकर देखिए। माई लैंड माई राइट, अभी जो कैबिनेट में उन्होंने फैसला किया है, उसको लेकर देखिए। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ही आप इस घटना को देख सकते हैं, राजनीतिक परियोजना का हिस्सा है। देखिए, जिस वक्त हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल ही इनह्यूमन कंडीशन में रह रहे हैं। वहाँ किसी किस्म की सुविधाएं नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं। 40 साल से लोग वहाँ रह रहे थे, उनको ज़बरदस्ती उनके घरों से निकाला गया, उन पर गोलियाँ चलाई गई और वहाँ किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। इस वक्त जिस सिचुएशन में वो लोग रह रहे हैं, वहाँ भी सरकार की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ का काम नहीं किया जा रहा है और सरकार अपने एक्ट को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहाँ वो गरीब लोग हैं, एक मुद्दत से रह रहे हैं और उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से उनको न्याय मिले, जस्टिस मिले। वो बेसिकली खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। पूरे आसाम ही को आप देखेंगे तो तकरीबन 70-75% लोग हैं जो खेती करते हैं। खुद मोइनुल हक और उनके सारे भाई भी फार्म लेबर्स थे और वो उसी के थ्रू कमाते थे। अभी तो देखिए ये है कि वो लोग जिस जगह रह रहे हैं वहाँ कोई चीज़ है नहीं, वो लोग अभी सदमे में भी हैं, तो उनकी खेती बाड़ी भी रुकी हुई है क्योंकि उनको घरों से निकाल दिया गया। जो कुछ उनकी थोड़ी बहुत सेविंग्स थी या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो हेल्प हो रही है उस पर वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। मांग उनकी यही है कि जो अन्याय किया गया, बर्बरता की गई, तो पुलिस के खिलाफ एक्शन हो। दूसरी डिमांड ये है कि इविक्शन को इमीडिएटली रोका जाए। तीसरा ये कि जब भी आप इविक्ट करें तो पहले रिहेबिलिटेट करें, पहले कोई नई जगह दें, उसके बाद ही लोगों को निकाला जाए। ये मेरे हाथ में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है जिसका टाइटल है इविक्शन, स्टेट वायलेंस एंड हेट, जो अभी यहाँ प्रेस क्लब में जारी की गई है, जो आसाम में हिंसा हुई थी उसके ऊपर। और जो वहाँ फैक्ट फाइंडिंग की जो टीम गई थी उसने बाकायदा बताया कि बहुत ही इनह्यूमन तरीके से उनको वहाँ से इविक्ट करने की जो कार्रवाई की गई थी वो की गई थी। और बेहद ही जो वहाँ लोग बहुत बुरी कंडीशन में ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत इनह्यूमन तरीके से, इलीगल तरीके से वहाँ से हटा गया, जिसमें 2-3 लोगों की मौत हो गई। आप देख रहे थे एशिया विल हिंदी। शुक्रिया।